प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। पुष्पा स्टडी होम में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया, तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधन जुटाए। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अंततः राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक कि वह लिखना ना जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं, उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में हैं और वे कई युगों में विकसित हुई हैं। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हुड़ और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। प्रत्येक प्रजातियों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं, तो प्राक आर्य जातियां उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकेतर भारत के संबंध, विचारों, संस्थाओं, उपादानों और निवासों के द्योतक हैं। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों से मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहाँ प्राक आर्य जातियां बसी हुई हैं, अपना योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि
हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खंदी, डिगिंग, स्टिक आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं। वे मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं, फिर भी मुंडा संस्कृति का पुरावेश उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों और प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण है और प्रभाव प्रति प्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चले हो, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश नाम दिया गया और इसके निवासियों को भारत सतंती कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तल तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम सकल देश व्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में, ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया है। कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन के हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में देश भी सारे देश में राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया।
ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। हिंदुस्तान पहल 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4थी सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे, जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के संस्कृत मूल्य और चिंतन चाहे किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाए, उनका सारा तत्व सारे देश में एक सा रहा। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक चित्रित प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति का प्रथा का जन्म हुआ, जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए, वे भी किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। यह धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्ववत चलते रहे। तो दोस्तों, आज का हम यह अध्याय यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तो तब तक आप हमें विदा दीजिए। आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।